नमस्ते। आज हम इस लेक्चर में 5 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जिसमें हम आज सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स से शुरुआत करेंगे। अगर आप इस वीडियो लेक्चर के पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल की लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको डेली पीडीएफ मिलते रहेंगे। तो जो पहला करंट अफेयर हमें देखने मिल रहा है वो है अभय मुद्रा को लेके। अभय मुद्रा अभी फिलहाल न्यूज़ में रहा क्योंकि जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है श्री राहुल गांधी, उन्होंने इस बार अभय मुद्रा पे कुछ डिस्कशन किए पार्लियामेंट में। आप जैसे कि जानते हो कि पार्लियामेंट में अलग अलग धर्म के अलग अलग गॉड की या फिर धर्मगुरुओं की कुछ फ़ोटोज़ उन्होंने लाई और फ़ोटोज़ के थ्रू उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि हर भगवान के हाथ में आपको अभय मुद्रा में दिख रहे हैं। गुरु नानक के हाथ को भी आप ऐसे देखेंगे अभय मुद्रा पे, जीसस क्राइस्ट के ऐसे दिखते हैं, गौतम बुद्ध के ऐसे ही दिखते हैं। इवन जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं वो भी नमाज़ पढ़ते वक्त अपने हाथ को ऐसे ही रखते हैं। और हिंदुइज़्म में भी शिव जी का जो फ़ोटो दिखाया गया उसमें भी हाथ अभय मुद्रा में थी। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि अभय मुद्रा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यही उन्होंने बताने की कोशिश की। हर रिलीजन में इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई है और इसका कोई तो भी बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग भी होगा इसका मतलब। तो चलिए, अभय मुद्रा आपको अगर लग रहा होगा हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है अभय मुद्रा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपको आर्ट एंड कल्चर से देखने मिलते हैं। आर्ट एंड कल्चर में जब आप बुद्धिज़्म का पोर्शन पढ़ते हैं तो बुद्धिज़्म में मुद्राओं से क्वेश्चन आते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आप चेक करोगे तो मुद्राओं के ऊपर आपको क्वेश्चंस भी आते हुए देखने मिलेंगे। सो अभय मुद्रा जो है ये हमारा पहला करंट अफेयर है। और अभय मुद्रा की बात करें तो जो पहली स्पीच दी है, पहली स्पीच पार्लियामेंट में जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने दी है लोकसभा में, जिनका नाम है राहुल गांधी, उन्होंने अभय मुद्रा के ऊपर काफ़ी डिस्कशन किए। उन्होंने जो बताया है वो अभय मुद्रा जो होगी, जैसे मैंने बताया कि जो पाम होता है, पाम को ऊपर उठाया जाता है और ये पाम ओपन पाम होता है, इस तरह से ये अभय मुद्रा होती है। अभय मुद्रा जो होती है वो हमेशा रीएश्योरेंस और फ्रीडम फ्रॉम फियर ये आपको बताती है कि डरना नहीं, मैं साथ में हूँ। फ्रीडम फ्रॉम फियर, आपको डरना नहीं है। जब भी आप किसी को कुछ बोलते तो वो ऐसा करता है, ठीक है डरो मत, क्योंकि ये ही अभय मुद्रा है जो आपको एक रीएश्योरेंस देती है, ये आपको फ्रीडम फ्रॉम फियर देती है। बैकग्राउंड में जाते हैं तो एक बार क्या हुआ, आपको बुद्ध की कहानी बताता हूं। बुद्ध के एक कजिन थे जिनका नाम था देवदत्त। बुद्ध के जो कजिन थे देवदत्त, इन्होंने बुद्ध को हार्म करने की कोशिश की। ये जो देवदत्त थे ये गौतम बुद्ध के कजिन के अलावा उनके ये एक शिष्य भी थे, एक डिसिपल भी थे। ये डिसिपल ने कोशिश की कि मैं गौतम बुद्ध को हार्म करूंगा। उन्होंने क्या किया कि एक हाथी था, एक वाइल्ड एलिफेंट था, एक जंगली हाथी था, उसको उन्होंने कुछ इंटॉक्सिकेंट खिला दिए, कुछ नशे वाली चीज़ें खिला दी ताकि वो बुद्ध के रास्ते से उसको भगाए और बुद्ध को वो हाथी जाके हार्म कर दे। जब बुद्ध चल रहे थे और वो हाथी उनके तरफ आ रहा था जो देवदत्त ने भेजा था, देवदत्त यानी उनका कजिन कहिए या उनका डिसिपल कहिए, तो बुद्ध ने सिर्फ ऐसा किया हाथी को, अभय मुद्रा। और अभय मुद्रा दिखाने के कारण जब भी उन्होंने अपना हाथ रेज किया गौतम बुद्ध ने अभय मुद्रा में, तो एलिफेंट इज सेड टू हैव काम डाउन, इमीडिएटली हाथी वहाँ रुक गया। तो ये अभय मुद्रा किसी को भी काम डाउन करने के लिए भी हम भी बात करते वक्त जनरली यूज़ करते रहे, कोई बात नहीं, मैं साथ में हूँ, ये अभय मुद्रा है। जब आप किसी को सपोर्ट दिखा रहे हैं, आप किसी को बोल रहे हैं कि डरो मत, आप किसी को शांत करना चाह रहे हो, ये अभय मुद्रा होती है। तो यही लीडर ऑफ अपोजिशन ने बताने की कोशिश की है कि कितना इंपॉर्टेंस है इस अभय मुद्रा का। अभय मुद्रा की बात करते वक्त संस्कृत में अगर हम बात करें, अब अभय मुद्रा पढ़ रहे हैं तो हमें आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड पढ़ना होगा, इसीलिए अब हम आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड संस्कृत में जाके आएंगे। संस्कृत में अगर बात की जाए तो मुद्रा का मीनिंग होता है एक सील, एक मार्क, एक साइन या फिर एक करेंसी। मुद्रा करेंसी करके भी यूज़ होती है, आपको पता होगा, सोने की मुद्रा या फिर यहाँ की मुद्रा, देश की मुद्रा। मुद्रा यानी करेंसी होती है, मुद्रा यानी सील होता है, मुद्रा यानी एक मार्क होता है या फिर एक साइन होता है, जैसा ये साइन है। तो ये संस्कृत में उसका मीनिंग है। बुद्धिज़्म में इसको रेफर किया जाता है हैंड एंड आर्म जेस्चर्स जो है, यानी हाथ और आपका आर्म। बुद्धिज़्म में समझिएगा कैसा होता है, बुद्धिज़्म में ये आपको जो मुद्रा दिखती है वो करते हुए बुद्ध दिखते हैं, उसके अलावा बोधिसत्व दिखते हैं। बोधिसत्व को भी बुद्धिज़्म में भगवान माना जाता है, गॉड माना जाता है। बोधिसत्व यानी वो लोग, अच्छे से समझिएगा, जो लोग गौतम बुद्ध नहीं बन पाए,
बट गौतम बुद्ध बनने के बहुत करीब थे। बुद्ध बनने के लिए क्या करना होगा? बुद्ध बनने के लिए निर्वाण हासिल करना होगा, बुद्ध बनने के लिए एनलाइटनमेंट हासिल करना होगा। और कुछ लोग एक्सक्यूज मी, जैसे कि हम कहेंगे कि कुछ बोधिसत्व थे जो इसके बहुत करीब थे, बट हमारे लोगों के लिए कुछ करते करते वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। ऐसे काफ़ी सारे, जैसे अवलोकितेश्वर है, ये भी एक हम कहेंगे कि बोधिसत्व है। उसके अलावा हम कहेंगे कि जितने भी पद्मपाणि और ये सब आपको देखने मिलते हैं, ये पूरे बोधिसत्व है। ये लोग भी आपको ऐसी मुद्राओं में दिखेंगे। कुछ तांत्रिक डाइटीज़ है जो कि जादू से रिलेटेड कुछ डाइटीज़ है, वो भी अभय मुद्रा करते हुए दिखते हैं। और बाकी बुद्धिस्ट इमेजेस में भी आपको ये मुद्रा देखने मिलेगी। मुद्रा की बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है बुद्ध के पास आपको ये, और बुद्ध रूप कहते हैं, विद डिफरेंट जेस्चर्स आपको देखने मिलेगा। गौतम बुद्ध के अलग अलग मुद्राएं दिखाती है कि वो अलग अलग मूड में है। कभी कभी भूमि स्पर्श मुद्रा करते हैं, जिससे वो भूमि को टच कर रहे हैं, अर्थ को टच कर रहे हैं। कभी वो अभय मुद्रा करते हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे ही आगे। तो ये सब होता है। अर्लीस्ट डिपिक्शन जो है बुद्धा के फिजिकल फॉर्म का रफली अराउंड हम कहेंगे कि फर्स्ट मिलेनियम के आसपास, यानी यहाँ से ही गांधार आर्ट आया। यानी गांधार आर्ट एक तरह से आर्ट है जो कि ग्रीक लोगों से जुड़ा हुआ था, वो इंडिया में आया और इन लोगों ने बुद्ध की मूर्तियां बनाई। जब गांधार आर्ट में बुद्ध की मूर्तियां बनी तो इन मूर्तियों में आपको ये इस तरह के जो भी मुद्राएं थी वो देखने मिली। अर्लीस्ट डिपिक्शन अगर देखोगे बुद्ध रूप के तो 4 मुद्राएं आपको ज़्यादातर देखने मिलती है। पहली मुद्रा जो सबसे ज़्यादा देखने मिलती है वो है अभय मुद्रा, जिसको कहते हैं जेस्चर ऑफ फियरलेसनेस, यानी डरो मत। दूसरी आपको देखने मिलती है भूमि स्पर्श मुद्रा, जिसमें अर्थ टचिंग जेस्चर भी कहते हैं, यानी आपका हाथ अर्थ को टच कर रहा होता है। एक मुद्रा होती है धम्म चक्र मुद्रा। धम्म चक्र मुद्रा यानी व्हील और धम्म, धर्म को बदलने वाली मुद्रा, जो गौतम बुद्ध ने धर्म के नियम बदले थे उसकी मुद्रा। उसके अलावा एक ध्यान मुद्रा होती है, ये होती है जेस्चर ऑफ मेडिटेशन। जब भी कोई मेडिटेशन करता है तो वो ये वाली मुद्रा करता है, जिसको कहते हैं, हम कहेंगे ध्यान मुद्रा। तो इतनी सारी मुद्राओं का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताया गया है। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं, ये गौतम बुद्ध का एक तरह से स्कल्पचर, एक मूर्ति है जिसमें आपको ये अभय मुद्रा करते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज़ अभय मुद्रा। काफ़ी पुराना ये आपको स्कल्पचर देखने मिल रहा है, मूर्ति देखने मिल रही है। अब देखो जेस्चर ऑफ फियरलेसनेस, दैट इज़ अभय मुद्रा। अभय मुद्रा पे कुछ हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अभय मुद्रा की बात करें तो ये टिपिकली फॉर्म्ड विथ पाम ऑफ राइट हैंड। जनरली ये राइट हैंड से की जाती है। राइट हैंड का जो पाम होता है उसको आगे लाया जाता है, फॉरवर्ड शोल्डर के हाइट पे रखा जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे एट द शोल्डर हाइट। और फिंगर्स जो होते हैं ये पॉइंटिंग अप, ये सब ऊपर की तरफ पॉइंट करते हैं। इसके अलावा और भी अभय मुद्रा के टाइप है। कभी कभी कुछ उंगलियां इससे जोड़ी जाती हैं, आपके थंब से, ये भी अभय मुद्रा है। तो यहाँ पे बता दूँ कि कौन से, ओकेजनली ऐसा होता है कि इंडेक्स फिंगर यानी आपका पहला फिंगर, या फिर दूसरा फिंगर, या फिर तीसरा फिंगर, ये सब थंब से टच करके बाकी फिंगर्स ऊपर की तरफ होते हैं, इसको भी अभय मुद्रा कहते हैं। तो ये भी अलग अलग तरह की अभय मुद्राएं ही हैं। तो जनरली वो ऐसी होती है, अदरवाइज ऐसे 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 भी हो सकती है। आपने कभी काफ़ी सारे बुद्ध के मूर्तियों में ऐसी भी देखी होगी। सो दीज आर ऑल अभय मुद्रा। जब आप दोनों हाथ से ऐसा कर रहे हैं तो ये भी एक मुद्रा है, इसको डबल अभय मुद्रा कहते हैं। ठीक है, तो डबल अभय मुद्रा भी एक तरह की अभय मुद्रा ही है। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में अभय मुद्रा जो है वो ऐसा कहा जाता है कि जैसे बुद्ध को निर्वाण हासिल हुआ, जैसे बुद्ध को एनलाइटनमेंट हासिल हुआ, वैसे बुद्ध ने इस तरह की मुद्रा की थी। तो पोर्ट्रेइंग अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेरेनिटी एंड कंपैशन उनके अंदर आ गया था। इसलिए वो आपको बोल रहे थे कि अब डरो नहीं, अब मैं हूँ, अब मुझे जो सवालों के जवाब चाहिए थे वो मुझे मिल चुके हैं, अब आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यही है द जेस्चर ऑफ फियरलेसनेस, यही सब है। इनको शक्य मुनि कहा गया। जब वो हम कहेंगे कि उन्होंने एक मैड एलिफेंट के सामने, जब उनके तरफ वो भागते आ रहा था वो हाथी जो कि नशे में था और उनको हार्म करने वाला था, उतने में गौतम बुद्ध ने जब अभय मुद्रा दिखाई तो वो हाथी शांत हो गया। उनको शक्य मुनि कहा गया, यानी ये समझा कि बुद्ध के पास एबिलिटी है कि वो डरेंगे नहीं, और अपने फॉलोअर्स को भी बोलते हैं कि आप भी मत डरो, मैं हूँ। जब इस हाथी को मैं शांत कर पाया तो बाकी चीज़ें क्या है। सो दिस इज़ वाई अभय मुद्रा जो होती है इज़ ऑल्सो सीन एज अ जेस्चर ऑफ प्रोटेक्शन और ग्रांटिंग रिफ्यूज, यानी आप मेरे पास आ सकते हो और मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ।
सो दिस इज अभय मुद्रा। अभय मुद्रा होने के साथ साथ आपको ये बता दूं कि ओवर टाइम अभय मुद्रा जो होती है वो हिंदू डाइटिस से भी जुड़ी हुई दिखी। जैसे आपने देखा कि राहुल गांधी ने जो शिवजी का फोटो दिखाया उसमें भी शिवजी आपको अभय मुद्रा करते हुए दिखे, गुरु नानक भी अभय मुद्रा करते हैं। मैंने बताया कि ठीक है, इस्लाम में कोई फोटोज़ नहीं होती है क्योंकि इस्लाम में आइडल वर्शिप और ये सब पिक्चर्स नहीं बनाई जाती है, मूर्ति पूजा और ये सब अलाउड नहीं है। तो वहाँ पे इस तरह से हाथ रखे जाते हैं जब नमाज़ पढ़ते हैं। तो नमाज़ पढ़ते वक्त जो हाथ रखे जाते हैं तो यहाँ भी एक तरह से अभय मुद्रा हो रही है। ये राहुल गांधी ने एक्सप्लेनेशन दिया है पार्लियामेंट में। तो अभय मुद्रा ये सब है। और आपको बता दूं कि ये जो भी अभय मुद्रा थी इसमें गौतम बुद्ध जो है ये विष्णु जी के ही एक अवतार कहे गए हिंदुइज्म में। विष्णु जी के टोटल 10 अवतारों में से 9वां अवतार 9th इनकारनेशन जो है वो गौतम बुद्ध थे और सबसे रिसेंट वाले हैं गौतम बुद्ध ये अवतार। और 10वां अवतार जो है वो अब तक आया नहीं है, जिसको कल्कि कहा जाता है। कल्कि नाम का अवतार विष्णु जी का आने का है, ये कलयुग का एक अवतार है। उसके पहले विष्णु जी ने गौतम बुद्ध के रूप में यहाँ अवतार लिया था, ये कहा जाता है। तो ये अवतार गौतम बुद्ध का जो है वो विष्णु जी का होने के कारण वहाँ पे अभय मुद्रा हिंदुइज्म से भी जुड़ी हुई है। एज मल्टीपल ट्रेडिशन अलग अलग रिलीजन्स में भी आपको ये देखने मिलेगी। कभी लॉर्ड गणेश की आप फोटो देखो अभय मुद्रा है, लॉर्ड शिवा की देखो, लॉर्ड विष्णु की देखो, हर भगवान के हाथ में आपको कभी ना कभी अभय मुद्रा दिखेगी ही, हर धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और राहुल गांधी ने आखिरी में कहा कि हम लोग भी लोगों को देख के ऐसे ही करते हैं। ये है पंजा, ये है कांग्रेस का सिंबल। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ देखने मिलेगी। ठीक है, तो समझ रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने जोड़ा। आखिर देखो क्या बात होती है कि आप पार्लियामेंट में आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो तो आपके पास बोलने की अभी पावर है। तो यू कैन हम कहेंगे कि हैव दिस टाइप्स ऑफ डिस्कशंस जिससे आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो या फिर अपोजिशन होने के नाते आपके कुछ ड्यूटीज़ आप निभाओगे आगे और भी अच्छी तरह से, ये सब आपको पता चल रहा है। सोर्सेज जो है इसके वो इंडियन एक्सप्रेस है। बाकी हम लोग इस चीज़ों पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में जो भी हो रहा है वो लोग करते हैं। हमारा काम है एज ए सिटीज़न हम लोगों को चुने और पार्लियामेंट में भेजे। बाकी आपके हाथ में नहीं है कि कौन पार्लियामेंट में क्या बोलेगा, कौन किसके साथ क्या करेगा। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर नो कमेंट, क्योंकि पॉलिटिकल चीज़ों पर कमेंट करना ठीक नहीं है। जो भी था हम पढ़ाई के रिलेटेड यहाँ पे है और पढ़ाई के रिलेटेड ही बात करेंगे। बाकी कौन क्या कर रहा है ये हमें उतना कोई लेना देना नहीं। हमारा काम है कि अभय मुद्रा न्यूज़ में रही, अभय मुद्रा को हम पढ़े और फालतू चीज़ों में हम ध्यान ना दें। उसके बाद इसका जो सोर्स था वो इंडियन एक्सप्रेस था, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्सेस। ये पहला करंट अफेयर था जिसमें आपने अभय मुद्रा पढ़ी। दूसरा करंट अफेयर है अनचेक्ड अर्बन एक्सपांशन। अब हुआ क्या है, गड़बड़ ये है कि अर्बन एक्सपांशन जब आप कर रहे हो, अर्बन एक्सपांशन यानी शहरों को बढ़ाना। शहरों को बढ़ाने की क्या हद होनी चाहिए, क्या लिमिट होनी चाहिए? क्या कोई सोचता है? दिल्ली बढ़ते जा रहा है, दिल्ली इतना बड़ा होते जा रहा है, उसको एक्सपांड पे एक्सपांड किए जा रहे हो। क्या हम ये सोच रहे कि वहाँ क्या प्रॉब्लम जा सकती है? ये अब हमें पता चला कि प्रॉब्लम जा सकती है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि चेक करना चाहिए कि अर्बन एरिया कितना एक्सपांड हो रहा है। हम अगर बात करें तो इसका सिलेबस करंट इवेंट में जाता है। अब ये जो भी चीज़ें चली अर्बन एक्सपांशन के कारण इतना बढ़ा दिया कि अब वहाँ पे फ्लडिंग हो गई। अब बारिश गिरने के कारण पूरा एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली फ्लड के कारण बहुत ज़्यादा लॉस वहाँ पे होने लगा। कुछ लोगों की वहाँ जान भी गई है। आप देखोगे तो आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है एशिया के, उसके छत में से पानी गिर रहा था। छत की छत गिर रही है। ये चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है। रास्तों में पानी भर गया दिल्ली में, मुंबई में ये चीज़ें होती थी, अब दिल्ली में भी होने लगी है। तो ये हुआ क्या है, लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल हुआ है दिल्ली में और स्ट्रीट्स जो भी थी दिल्ली की वो इतने बड़े दिल्ली की इतने बड़े रीजन की वो इनंडेटेड है। यानी इनंडेटेड यानी हम कहेंगे कि वहाँ से पानी जाने को बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं है, या फिर वो काफ़ी तरह से हम कहेंगे कि वहाँ ट्रैफिक ब्लॉक भी लगे रहते, बहुत ट्रैफिक ब्लॉक्स है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत ट्रैफिक होने के कारण पानी जल्दी यहाँ से वहाँ जा नहीं पा रहा है। वाटर लॉगिंग हो रही है, वाटर जमा हो रहा है और जमा होने के कारण लेंदी पावर कट्स, बहुत टाइम के लिए बिजली चले जाना, क्योंकि पानी है, पानी के टाइम पे कैसे बिजली शुरू रखेंगे, शॉर्ट सर्किट्स होने का डर, बहुत सारे डर के कारण
प्रॉपर्टी को डैमेज हो जाना, लोगों की ज़िंदगियाँ जाना, ये सब देखने मिलता है। ये सिर्फ दिल्ली के साथ नहीं हो रहा है। रिसेंटली आप न्यूज़पेपर्स देखोगे तो बेंगलोर, मुंबई, कोची, अदर केरला सिटीज, शिमला एंड अदर हिली टाउन्स में भी हो रहा है। तो जो लोग बैंगलोर के देख रहे होंगे ये न्यूज़, मैंने यहाँ पे बैंगलोर ये वर्ड यूज़ किया, बट वो बेंगलुरु है, इसको बैंगलोर भी कहा जाता था, बेंगलुरु, बट अभी उसका नाम बेंगलुरु किया गया है, तो हम यहाँ पे बेंगलुरु ही प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, तो बेंगलुरु में भी आपको ये देखने मिला 13 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ था रेनबो ड्राइव लेआउट में 2022 में। यहाँ पे वर्स्ट फ्लडिंग थी पिछले 15 साल में। मुंबई की बात करें तो 26 हम कहेंगे जुलाई 2005 को 24 घंटे सबसे वेटेस्ट रहे और 1000 लोगों की डेथ हो गई थी मुंबई में बारिश के कारण। कोची और अदर केरला के रीजन की अगर बात करें तो 2018 की फ्लड 4 डिस्ट्रिक्ट में आई थी और पूरा कोची बह गया। उसके अलावा शिमला और बाकी हिली टाउन्स में फ्लड 2023 में, अभी पिछले बार आपने देखा मंडी, कुल्लू, मनाली, शिमला, यहाँ बहुत बुरे हाल हुए। तो ये पानी जो आ रहा है ये शायद इसको जाने को बराबर जगह नहीं है या फिर बराबर मैनेजमेंट नहीं है, कुछ ना कुछ हो रहा है जो अचानक से ये सब चीज़ें होते हुए आपको दिख रही है। तो पानी जाने को जगह होनी चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, इसके तरफ हमें ध्यान रखना चाहिए। रैपिडली ग्रोइंग सिटीज़, अब जो सिटीज़ है वो बढ़ने वाली जो सिटीज़ है, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ में दिल्ली जो इज़ अंडर ग्रोइंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट अर्बन एक्सपांशन। तो दुनिया में जो सिटीज़ एक्सपांशन हो रही है पूरे वर्ल्ड में फास्ट एकदम रैपिडली, उसमें से एक दिल्ली भी है। और अकॉर्डिंग टू डेटा नासा अर्थ ऑब्जर्वेटरी से आया हुआ डेटा जो है, ऐसा कहते हैं कि हम जो ऊपर से देख रहे हैं सैटेलाइट से नासा, उसमें ये दिख रहा है कि 1991 से 2011 के बीच में दिल्ली का साइज डबल हो चुका है। 1991 में जो दिल्ली दिखता था और 2011 में जो दिल्ली दिख रहा है ऊपर से, वो डबल है लगभग। बहुत फास्ट एक्सपांड हुआ है। ये जो एक्सपांशन है न्यू दिल्ली का जो आपको देखने मिल रहा है, वो रूरल एरिया जो है वो भी कैपिटल इसमें घुस चुके हैं। पहले ये गांव थे आजू बाजू, पहले एक एरिया था और आजू बाजू ऐसे गांव हुआ करते थे। अब ये एरिया इतना बढ़ गया कि ये गांव भी दिल्ली का हिस्सा बन गया और ये पूरा का पूरा अर्बन एरिया में आ गया। ये सब आपको प्रॉब्लम्स देखने मिल रहे हैं। सिटीज जो है आउटसाइड दिल्ली, दिल्ली के बाहर है बट एनसीआर का पार्ट है। एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन, कैपिटल रीजन यानी दिल्ली का ही पार्ट है। ऐसे कुछ शहर जैसे हम कहेंगे बहादुरगढ़, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, ये सब में भी बहुत अर्बनाइजेशन हुआ। एक टाइम पे गांव थे ये सब, गुरुग्राम और ये सब, और आज देखो ये इतने बड़े इंडस्ट्रियल एरिया है कि ये अर्बन एरिया बन के दिल्ली का ही हिस्सा दिख रहे हैं आज नेशनल कैपिटल रीजन का। यूनाइटेड नेशन ऐसा कहता है कि वर्ल्ड्स सिटीज़, उन्होंने बताया 2018 की डेटा बुकलेट है, दिल्ली विल ओवरटेक टोक्यो। टोक्यो जो जापान में आता है उसको दिल्ली ओवरटेक कर लेगा। तो हम कहेंगे वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस सिटी 2030 तक दिल्ली रहेगा। अभी टोक्यो आपको देखने मिलता है और टोक्यो के अभी दिल्ली जो है वो 2030 तक दिल्ली इतना पॉपुलेशन बढ़ जाएगा उसमें कि हम कहेंगे विद एस्टिमेटेड पॉपुलेशन नियरली 39 मिलियन तक, रफली 2.5 टाइम्स पॉपुलेशन इन 2000 में जितनी पॉपुलेशन थी उससे 2.5 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन दिल्ली की बढ़ चुकी है और ये बहुत फास्ट बढ़ रही है। कुछ साल में टोक्यो को ओवरटेक करने वाला है दिल्ली। तो सोच लीजिए मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड ये दिल्ली बन जाएगा। एक टाइम ऐसा था कि मुंबई में भी पॉपुलेशन दिल्ली से ज़्यादा थी, आज देख रहे हैं दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सो ध्यान रखना चाहिए पॉपुलेशन पे। रैपिडली ग्रोइंग सिटी है। टोपोग्राफी और ड्रेनेज देखिए। टोपोग्राफी की बात करें तो अर्बन एक्सपांशन, हर जगह अर्बन एक्सपांशन। दूसरी बात, इफ़ वन लुक्स एट दिल्लीज हिस्टोरिक सिटीज़, तुगलकाबाद को देखिए, मेहरौली को देखिए, शाहजहानाबाद को देखिए, वहाँ से सिविल लाइंस को देखिए, न्यू दिल्ली देखिए और कैंटनमेंट एरिया देखिए। पूरे के पूरे एरिया केयरफुली सिलेक्ट किए गए थे और उसको हायर ग्राउंड्स पे बनाया गया था। हिस्टोरिकल लोगों, जो हिस्ट्री के हमारे रूलर्स थे, उनको भी ये पता था कि ये सिटीज़ को ज़्यादा हाइट पे बनाना पड़ेगा क्योंकि पानी यहाँ भर सकता है। तो ये जितने भी मेन शहर है उनको एक हाइट पे बनाया गया है पहले के रूलर्स द्वारा। सो दिस अलाउड रेन वाटर टू ड्रेन आउट, क्योंकि वहाँ से फिर पानी नीचे बह जाता था। तो ये दिमाग हमारे हिस्ट्री के रूलर्स ने लगाया था उस टाइम पे। और वही है कि सिटी जैसे जैसे बढ़ते गई ना, तो फिर जगह ही नहीं बची, जहाँ वहाँ ये घर बनाने लग गए, तो शहर कहीं के कहीं बनने लग गए। तो वही है कि हाई इंटेंसिटी रेनफॉल ज़्यादा बढ़ गया तो पानी ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहा, तो वही के वही भर जा रहा है और पूरा दिल्ली में फ्लडिंग हो रहा है। दूसरी बात, कॉन्सेंट्रेट एवरीवेयर। पहली बात अगर हम बोले
तो हमें अर्बनाइजेशन के चलते वाटर जो है वो फ्लो नहीं हो पा रहा है। सिर्फ दिल्ली नहीं तो एक टाइम पे नागपुर जैसे शहर में भी ये प्रॉब्लम गया था। नागपुर तो बहुत बड़ा शहर भी नहीं है, इफ़ यू कंपेयर दिस सिटी विथ दिल्ली और मुंबई, तो इतने एक छोटे शहर में भी आपको इतना सब होते हुए दिख रहा है। तो ये शहर तो बहुत बड़े बड़े शहर है, यहाँ पे तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। टुडे ज़्यादातर जो पानी है ना चैनलाइज किया जाता है, नालाज में उसको भेज दिया जाता है, और हम कहेंगे कि विच हैव बीन टर्न इनटू सीवेज डम्स, वो सीवेज में चले जाते हैं। और कंस्ट्रक्शन नीचे के एरिया में चल रहा है, अब नीचे के एरिया में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो पानी बह के सीधा नीचे चले जाता है और वहाँ पानी भरने लगता है। हम कहेंगे फॉर इंस्टेंस बहुत सारे जो नाला है वो साउथ दिल्ली से गुजर के चाणक्यपुरी और आर.के. पुरम यहाँ पे जाते हैं। हम कहेंगे कवरेज एट सराई काले खान, यहाँ पे ये सब लो लाइंग एरियाज़ है, ये सब नीचे एरियाज़ है और यमुना नदी के बहुत पास है। तो यमुना से भी फ्लडिंग इनको हो सकती है, यमुना में पानी भर गया तो भी ये अफेक्ट हो सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। ये जो रिवर्स है ये बहुत ज़्यादा हम कहेंगे कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अगर बराबर आपका ड्रेनेज नहीं रहा तो। कंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली फ्लड प्लेन्स जो है ये 1900 से ही बनने लगी। व्हेन द ब्रिटिश डिसाइडेड टू बिल्ड अ रेलवे लाइन अक्रॉस रिवर बेड, ब्रिटिश ने ये सोचा कि जो पानी का किनारा है उसके बाजू से हम रेलवे लाइन बनाएंगे, और तब से वहाँ पे फ्लड से प्लेन्स बनने लगी, पानी ऊपर आता था और रीजन वहाँ पे प्लेन हो जाता था। ये सब यहाँ पे होने लगा है। अब ये होने के अलावा हम कहेंगे कि वाटर का मास्टर प्लान आपके पास होना चाहिए। सबसे पहली ज़रूरत क्या है, जब भी आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा मेंस में भी आ सकता है, इसलिए आपको ये चीज़ें अच्छे से बता रहा हूँ। मास्टर प्लान की ज़रूरत है, दिस इज़ वे फॉरवर्ड। आगे आप क्या कर सकते हो, ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए आपके पास मास्टर प्लान होने चाहिए। यानी हम कहेंगे कि नो कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग टेकिंग इनटू अकाउंट, शहर के लिए वेस्ट पानी कहाँ जाएगा, पानी ज़्यादा का आ गया तो वो कहाँ जाएगा, ये सब हमारे पास इसके प्लानिंग्स नहीं है। तो हम कहेंगे इसके ऊपर हमें प्लानिंग करना चाहिए। दिस इज़ वाई फॉर एग्जांपल द न्यू प्रगति मैदान टनल भी बनाया गया, उसको 2022 में इनॉग्रेट किया गया। जब दिखा कि भाई मानसून हो रहा है, तो ऐसे वक्त मानसून बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर हम कहेंगे बारिश बहुत ज़्यादा गिर रही है, तो ऐसे वक्त टनल बनाया गया जहाँ से लोग आना जाना कर सके। तो हम यही कहेंगे दिल्ली हैज़ सम 1000 वाटर बॉडीज़ है, इतनी सारी है, और हम कहेंगे बट ऑन द ग्राउंड देयर आर नॉट मोर देन 400। बाकी वाटर बॉडीज इधर उधर है, आपको ज़मीन पे जो देखने मिल रही है 400 है, बाकी मिसिंग वाटर बॉडी है 600, कहाँ है हमें पता ही नहीं है। तो जो 400 उस पर हम ध्यान दे सकते हैं, और जो ये 600 है 600 ये जो वाटर बॉडीज़ है इसको हमको मैनेज करना है, क्योंकि ये क्या होती है जब पानी बहता है तब ये भरती है, बाकी वक्त कहाँ है पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे पता ही नहीं मेरे बाजू में कोई वाटर बॉडी है, क्योंकि अब वो सूखी पड़ी है, अचानक से बारिश आएगी वो भर जाएगी और वो भी एक वाटर बॉडी दिखने लगेगी, तालाब की तरह दिखने लगेगी। ऐसी 600 मिसिंग भी है। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देके काम करना पड़ेगा, हमें बिल्डिंग्स बनाना कम करना पड़ेगा, रोक देना पड़ेगा। जो ज़मीन के लो लाइंग एरियाज़ है, हाइट पे आप बना रहे हो ठीक है, बट ये जो लो लाइंग एरियाज़ है यहाँ जितनी बिल्डिंग बनाओगे उतना ज़्यादा पानी बह के यहाँ पे जमा होते जाएगा और ये सब डूब जाएगा। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। और ये जो है दिल्ली के फ्लडिंग को लेके इसका सोर्स था करंट अफेयर का इंडियन एक्सप्रेस, ये याद रखना। आगे जो करंट अफेयर हमें देखने मिलता है वो है टैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर। टैली वाइल्ड सेंचुरी, हो सकता है बहुत लोगों ने नाम पहली बार सुना होगा, बट अब से आपको इसे याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। टैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा ये एनवायरनमेंट से आएगा। रिसेंटली एक टीम थी रिसर्चर्स की, ये रिसर्चर्स की जो टीम थी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाली टीम थी, ZSI वाली, इन्होंने रिकॉर्ड किया एक फॉरेस्ट ड्वेलिंग फ्रॉग, एक मेंढक है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग फ्रॉग है जो फॉरेस्ट में ही पाया जाता है, आपके एरियाज़ में पाया नहीं जाएगा। ये पाया गया है टैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और इसको नाम दिया है जेनोफेरिस एपेटेनी करके, ठीक है। ये इस फ्रॉग का नाम है, फ्रॉग का नाम है जेनोफेरिस एपेटेनी। अब बैकग्राउंड में आते हैं, ये जो डिस्कवरी है, ये जो नया फ्रॉग ढूंढ के निकाला है, ये शिलोंग में ढूंढा गया है, शिलोंग में ढूंढा गया है। और जो भी लोग हैं, ZSI पुणे, ZSI ईटानगर, इन दोनों ने मिलके किया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो पुणे का है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ईटानगर का है, इन दोनों ने मिलके काम किया और उन्होंने ढूंढ के निकाला यहाँ पे एक फ्रॉग। अब देखते हैं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्रॉग मिलने के कारण न्यूज़ में आ गई।
तो यहाँ पे आते हैं टैले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। टैले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये किस स्टेट में आती है, तो पहला आंसर है हमारा अरुणाचल प्रदेश में आती है। ये जो सेंचुरी है इसकी हाइट कितनी है, 1200 से 3000 मीटर की इसकी हाइट है। अगर हम इसको फीट में देखें तो 3900 से 9800 फीट की ये एक हम कहेंगे कि एक इसका एलिवेशन, इसकी हाइट है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। इसकी बात करें तो यहाँ सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट और कॉनिफर फॉरेस्ट, 3 तरह के फॉरेस्ट आपको देखने मिलते हैं। यहाँ जो स्पीसीज देखने मिलते हैं वो है क्लाउडेड लेपर्ड, उसके अलावा मलायन जाइंट स्क्विरल, इंडियन मुंजैक, एशियन पाम सिवेट, ये सब आपको देखने मिलते हैं। ये सब एनिमल्स है जो देखने मिलते हैं। यहाँ पे 130 बर्ड स्पीसीज देखने मिलती है। बर्ड्स बहुत सारी है यहाँ पे। और हम देखेंगे तो ब्लैक ईगल भी देखने मिलता है, कॉलर्ड आउलेट भी देखने मिलता है, वेरिडिटर फ्लाई कैचर भी देखने मिलता है। अलग अलग एनिमल्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे 16 एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज है। एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज यानी ऐसे प्लांट्स जो धोखे में है, जो कल जाके ख़त्म हो सकते हैं, वो एक्सटिंक्शन के चांस से उनके ये वो है जैसे कि पैनेक्स सिक्किमेंसिस, उसके अलावा एसर हुकेरी, लिलियम ग्रैंडीफ्लोरा, ये सब आपको फ्लावर्स देखने, ये सब आपको प्लांट्स देखने मिलते हैं जो ख़त्म होने के कगार पे हैं। इनको हमें प्रोटेक्ट करना होगा। अब जो फ्रॉग मिला है उस फ्रॉग के बारे में जानते हैं। फ्रॉग का नाम है जेनोफेरिस एपेटेनी। ये जो जेनोफेरिस एपेटेनी है ये है क्या, ये जो हम देखने मिलते हैं, ये जेनोफेरिस एपेटेनी जो है ये न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज़ है। ये हॉर्न्ड फ्रॉग है। हॉर्न्ड फ्रॉग यानी एक तरह से ऐसा लगेगा कि सिंग है, उसको सिंग रहने वाला एक फ्रॉग है, बहुत अलग सा दिखेगा। अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। इसको नाम दिया गया है, एपेटेनी ट्राइब रहती है वहाँ, एक एपेटेनी ट्राइब के नाम पर इसको नाम दिया गया है। और ये रहता है सुबनश्री वैली में। अरुणाचल प्रदेश में सुबनश्री वैली है। सुबनश्री वैली के लोअर साइड में आपको ये फ्रॉग देखने मिलता है। ईस्टर्न हिमालय के आसपास ये रहेगा। इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है देश का, वहाँ देखने मिलता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स अच्छे से आज लिस्ट बना के उसको रिवाइज करना है आप लोगों को। क्वेश्चन आ सकता है ईस्टर्न हिमालयन और इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी स्पॉट हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो होते हैं वो एनवायरमेंट में पढ़ते हो, बट एनवायरमेंट से रिलेटेड मैंने पहले ही बताया, जितने भी करंट अफेयर अच्छे से पढ़ के जाओ, रिस्क नहीं लेना है। एनवायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं, स्पीसीज पे क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार के एग्जाम में ये जो फ्रॉग है इस पे क्वेश्चन आने के चांस है, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे भी आने के चांस है। तो अच्छे से करके जाना ये करंट अफेयर। इसका सोर्स था, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स में से एक वो है द हिंदू। द हिंदू में आई हुई न्यूज़ थी। आगे करंट अफेयर की तरफ चलते हैं और अगला करंट अफेयर है वानुअटू के लेके। तो वानुअटू करके जो है ये एक कुछ आइलैंड्स है और इसका सिलेबस ज्योग्राफी में जाता है। कोई ना कोई जगह हमें मैप में मार्क करने के लिए लगभग हर रोज़ के करंट अफेयर में मिल जाती है, एक आध दिन छूट जाता है सिर्फ। तो ये वानुअटू जो है ये ज्योग्राफी में जाता है। तो गवर्नमेंट जो है वानुअटू की, वो गवर्नमेंट जल्दी ही सेटल होने वाली है। एक नई बिल्डिंग बनाई गई है और बिल्डिंग को आप जानते हो फंड किसने दिया है, चाइना ने। यानी चाइना यहाँ पे घुस रहा है वानुअटू में। वानुअटू करके जो आइलैंड्स है वहाँ पे चाइना ने एक नई बिल्डिंग बना के दी है कि सरकार को ये बोलने के लिए कि आप यहाँ रहो, यहाँ आपके पूरे जो है वो सेटल कर दो, सेटअप कर दो यहाँ पे। तो हम कहेंगे कि बीजिंग रिच, यानी बीजिंग जो है वो साउथ पैसिफिक नेशंस के तक पहुँच रहा है। यानी पैसिफिक ओशंस पे जो नेशन है वहाँ तक पहुँचने की उसकी बहुत बड़ी कोशिश है। आपको वानुअटू जो है वो मैप में पहले दिखा देता हूँ। ये वानुअटू आपको देखने मिल रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये वानुअटू है। चाइना की बात करें तो चाइना तो बहुत ऊपर रह गया, बट चाइना नीचे पैसिफिक ओशन में भी अपनी कमांड जमा रहा है। अगर चाइना के इस तरह के देश दोस्त बन जाते हैं तो कल जाके चाइना यहाँ भी आराम से रूल कर पाएगा। चाइना अपने दिमाग से काम कर रहा है। चाइना ने बिल्डिंग को फंडिंग करके दी वानुअटू के को, और वानुअटू जो है उनकी सरकार अब वहाँ पे सेट होने वाली है। इनिशिएटिव यही बता रहा है कि चाइना का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है पैसिफिक आइलैंड्स में और ये फंड कर रहा है। ये इकलौता प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसे कई सारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को चाइना ने फंडिंग की है ताकि चाइना वहाँ पे अपना कहीं ना कहीं प्रेजेंस दिखा सके और वो एरिया को डोमिनेंस कर सके और वो compete कर सके। इंडिया के साथ तो अलग बात है, वेस्टर्न राइवल्स के साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है बड़ी बड़ी, उनके कंपटीशन में चाइना उतर रहा है। उनको ये बताना चाहता है कि भाई आपकी नहीं अब मेरी भी चलेगी इन ओशंस में। ये है चाइना की सबसे बड़ी, हम कहेंगे कि एक तरह से स्ट्रैटेजी।
वनुआटू है, ये आइलैंड्स आपको देखने मिल रहे हैं। उसके अलावा आपको बता देता हूँ वनुआटू आइलैंड के बारे में देख लेते हैं। वनुआटू जो है ये आइलैंड कंट्री है, इसमें 13 प्रिंसिपल और स्मॉलर छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड है। बड़े बड़े 13 आइलैंड्स देखने मिलते हैं, छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं। कौन से ओशन में आता है तो याद रखना पैसिफिक ओशन में आता है। ये जो आइलैंड्स है ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है। अब भी मैंने आपको मैप में दिखाया, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा था और उसके ईस्ट में आपको वनुआटू दिख रहा था। दूसरी बात, नॉर्दर्न मोस्ट ग्रुप जो है वो आइलैंड्स को टोरेस आइलैंड्स कहा जाता है। और साउथवर्ड फ्रॉम देयर द मेन आइलैंड्स इंक्लूड वानुआलावा, ये नीचे साउथ के तरफ के आइलैंड देखने मिलते हैं। और जो नॉर्थ के आइलैंड है वो है टोरेस आइलैंड, सेंटा मारिया है ना, उसके अलावा स्पिरिटू सैंटो या फिर आओबा ऐसे है, माएवो। तो ये जितने भी नाम हैं ये थोड़े से हमको लेने में तकलीफ जा रही है क्योंकि वहाँ के लैंग्वेजेस में बने हुए नाम हैं। उसके अलावा पेंटेकोस्ट, मालाकुला, एम्ब्रिम, एपी, एफाटे, उसके अलावा एरोमैंगो, टैना, एनोटम, ऐसे सब नाम हैं। तो ये सब जो नाम है ये नाम हमारे लिए थोड़े नए हैं क्योंकि ये नाम वहाँ के नाम है, वहाँ के आइलैंड्स के नाम है। ठीक है, आपको वनुआटू नाम भी पता चला, वो भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये भी तो यही तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है जो पहली बार बहुत सारे लोगों ने सुना। और ये जो नाम आप देख रहे हो ये नाम तो बहुत दूर की बात है, बट हम फिर भी एक बार इस पर नज़र अपने घुमा लेते हैं ताकि क्वेश्चन आ गया तो हम रेडी रहे हर बार। उसके अलावा फॉर्मरली जॉइंटली एडमिनिस्टर्ड एंग्लो फ्रेंच हम कहेंगे कोंडोमिनियम, यानी हम कहेंगे एंग्लो फ्रेंच जो है वो एक तरह से ये पानी वाला हिस्सा जो है वो संभालते थे। एंग्लो फ्रेंच यानी ब्रिटिश और फ्रेंच मिल के वहाँ पे रहे हैं और उनसे वनुआटू जो है उनको 1980 में फ्रीडम मिल गया। ये लोग उनके ऊपर रूल करते थे, ब्रिटिश हो गए, फ्रेंच हो गए। तो कैपिटल जो है वनुआटू का और लार्जेस्ट सिटी जो है, कमर्शियल सेंटर जो है वो है पोर्ट विला। तो ये नाम थोड़ा सा इजी है कैपिटल का, बट दूसरा नाम देखोगे तो वो कठिन है, एफाटे। पोर्ट विला बोलो तो इजी है, उसी शहर का नाम एफाटे है जो कि उनका एक कैपिटल शहर है। तो ये है वनुआटू, ये न्यूज़ में रहा और इस न्यूज़ को स्किप नहीं कर सकते थे क्योंकि ये न्यूज़ का सोर्स द हिंदू है जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स में से एक है, द हिंदू न्यूज़पेपर। चलो, तो वनुआटू के बारे में आपको पता चल गया। अगला जो करंट अफेयर है वो है सेना स्पेक्टेबिलिस। अब देखिए स्पीसीज़ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स को एक भी करंट अफेयर को मिस नहीं करना है। सेना स्पेक्टेबिलिस जो है इसका सिलेबस आता है एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट का सिलेबस है सेना स्पेक्टेबिलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया है 356.60 हेक्टर इन्वेजिव स्पीसीज़ का एरिया जो कि बाकी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बीच में आ रहा था। हम कहेंगे सबसे पहला तो है, और कहाँ पे, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में, एसटीआर में। याद रखना क्या हो रहा था, यहाँ नाम आ रहे हैं इन्वेजिव ग्रोथ। इन्वेजिव यानी ऐसे स्पीसीज जो ऐसे ग्रो होते हैं प्लांट्स के कि वो बाकी प्लांट्स के लिए खतरा बन जाते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे जिनको आप उखाड़ोगे फिर भी वो उगेंगे, उनको उखाड़ो फिर भी वो आएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ख़त्म कर देना पड़ेगा। तो इतना एरिया क्लियर किया गया है क्योंकि इन्वेजिव स्पीसीज से बाकी बायोडाइवर्सिटी को तकलीफ जा रही थी, बाकी प्लांट्स को तकलीफ जा रही थी। तो ये वो कौन है, ये जिनको यहाँ से ख़त्म किया गया है, क्लियर किया गया है, इनका नाम है सेना स्पेक्टेबिलिस। इसको हम कहेंगे कि कैल्शियोलारिया शॉवर भी इसे कहा जाता है। ये स्पीसीज है लेग्यूम फैमिली के, इनकी फैमिली लेग्यूम फैमिली है और हम कहेंगे कि इज़ नेटिव टू साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। ये वहाँ से ये इंडिया में आए हैं। ये देखिए ऐसे दिखते हैं, साउथ और सेंट्रल अमेरिका के थे और वो इंडिया में आ गए। ये ऑर्नामेंटल प्लांट करके ग्रो किए जाते हैं, ऐसे सजावटी के लिए, ऐसे येलो येलो बढ़िया दिखते हैं। बट ये अगर आपने एक बार लगा दिए तो ऐसे आते हैं कि आप उनको हटाते हटाते थक जाओगे, बाकी प्लांट्स को मार देंगे और यही ग्रो होते जाएंगे। आपकी ज़मीनें की जगह बाकी प्लांट्स की सब ये ख़त्म कर देंगे, तो इनको हटाना ज़रूरी होता है। ये इसमें ब्राइट येलो फ्लावर्स होते हैं, दिखने में तो बहुत खूबसूरत होते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं जब दूर से देखो, बट जब आप लगाते हो तो आपको पता चलता है कि बाकी प्लांट्स को ये जिंदा नहीं रहने दे रहे हैं। इनको कैसे इंट्रोड्यूस किया गया था, इनको इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ शेड ट्री। अब शेड ट्री क्या होता है ये कंसेप्ट जान लो। फॉर एग्जांपल ये एक ट्री है, बड़ा ट्री, और ये एक छोटे ट्री को, छोटे प्लांट्स को क्या दे रहा है, हम कहेंगे तो ये उसको शेड दे रहा है, तो ये उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसा शेड ट्री करके इसको लगाया जाता था। किसका शेड ट्री था, ये ट्रीज कौन से थे, ये कॉफ़ी और फायरवुड के थे, हमारे देश में जो लगाए जाते थे उसके लिए लाया गया। और ये जब आया तो ये सबको बर्बाद करने लग गया। अब इसको क्लियर करना पड़ रहा है, इस तरह से दिखता है।
और ये बाकी लोगों के नीचे रहता है, ऊपर रहता है, और बाकी लोग इसके नीचे आते हैं। तो हम कहेंगे कि इसका नाम अच्छे से याद रखना, सेना स्पेक्टेबिलिस और कैल्शियोलैरिया शॉवर, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। चलो इसके बारे में हमने पता कर लिया। अब देखते हैं सेना स्पेक्टेबिलिस, और आपको ये भी बताऊंगा कि इन्वेजिव स्पीसीज यानी क्या। सेना स्पेक्टेबिलिस जो होता है ये डेसिडियस ट्री है। डेसिडियस ट्री का मीनिंग ये होता है कि जब भी कुछ सीजन्स होते हैं उसमें वो अपने लीव्स को शेड करते हैं। आपको एक कुछ सीजन्स में ये जो ट्रीज है इनके ऊपर कुछ लीव्स ही नहीं दिखेगी, उस तरह के ये डेसिडियस होते हैं सेना स्पेक्टेबिलिस। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ट्रॉपिकल एरिया ऑफ अमेरिका में पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, तो ये रैपिडली ग्रो करते हैं, बहुत फास्ट ग्रो होते हैं। इनकी हाइट 15 से 20 मीटर तक पहुंच जाती है, बहुत कम टाइम में ये बहुत ऊंचे हो जाते हैं। और फ्लावरिंग जब इसमें होती है, जब इसमें फूल खिलने लगते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फूलों के साथ, फैला देते हैं अपने सीड्स को। इनकी कैसी खूबी है, ये ग्रो करते हैं और इनमें फ्लावर्स आते हैं। ये फ्लावर्स जो आते हैं यहाँ से अपनी सीड्स गिरा देते हैं आजू बाजू, और जब ये सीड्स गिरती है तो सीड्स के कारण और आ जाते हैं। फिर उधर दूसरा लगेगा, वो जल्दी हाइट पहुंचा जाएगा, उसके फ्लावर्स गिरेंगे, वहां से सीड्स गिरेगी और सीड्स से और आने लगेंगे। इस तरह से ये पूरा एरिया घेर लेंगे। कुछ शॉर्ट पीरियड में ही आपको ये पूरे एरिया पे राज करते हुए दिखेंगे। बहुत डेंजर होते हैं। ट्री जो है इसका थिक फॉलिएज होता है, बहुत ऐसा मोटा होता है उनका, वो भी जो भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो। और हम कहेंगे कि वो दूसरे हमारे ट्रीज को रोक देता है। अपना खुद के लिए ही वो इतनी चीज़ें ले लेता है ज़मीन में से कि दूसरे ट्रीज को, प्लांट्स को कुछ भी नहीं मिलता है और वो मरने लगते हैं। ये दूसरों को मार देता है, फूड शॉर्टेज दे देता है वाइल्ड लाइफ के लिए, क्योंकि बाकी ट्रीज नहीं आ रहे, ग्रास को उगने नहीं देता है। इस कारण बाकी स्पीसीज इसको खा नहीं सकते हैं। तो जो वेज खाने वाले स्पीसीज है, जो एनिमल्स है, उनके लिए ग्रास और ये सब अवेलेबल होता ही नहीं है। स्पेशली हर्बीवोर्स जो ग्रास खा के या हरे पत्तियाँ खा के जिंदा रहने वाले जानवर है वो। एडवर्सली नेटिव स्पीसीज को अफेक्ट कर देता है। जर्मिनेशन और ग्रोथ है, जल्दी जल्दी अपने सीड्स गिराता है, जल्दी जल्दी ग्रो हो जाते हैं। और इसको लिस्ट कंसर्न में डाला है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, इसको आप काट सकते हो। ये लिस्ट कंसर्न वाले लिस्ट में है। IUCN रेड लिस्ट बनाता है जिसमें एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उसके अलावा नियर थ्रेटन, या फिर हम कहेंगे लिस्ट कंसर्न। ऐसे लिस्ट कंसर्न वाले ऐसे होते हैं जिनकी तरफ ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसको काट सकते हैं, काट दो, नहीं काटोगे तो दूसरे मर जाएंगे। तो ऐसा है ये सेना स्पेक्टेबिलिस। इन्वेजिव स्पीसीज यानी क्या? अब तक पूरे करंट अफेयर में ऊपर वर्ड आ रहा था इन्वेजिव स्पीसीज। इन्वेजिव स्पीसीज यानी ऐसे स्पीसीज जो इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल हार्म करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, जो कि नेटिव नहीं होते हैं। इन्वेजिव यानी वो कहीं से आए हैं और आके अटैक कर रहे हैं। ये जैसा कहाँ से आया? तो ये अमेरिका से आया है और हमारे यहाँ के स्पीसीज पे अटैक कर रहा है। ये कम्पीट करते हैं, ये कॉम्पिटिशन में चले जाते हैं हमारे नेटिव ऑर्गेनिजम्स के साथ और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं और खुद की पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं और कुछ साल में वो पूरा एरिया उनका हो जाता है। इसीलिए इनको इन्वेजिव स्पीसीज कहते हैं। एक और करंट अफेयर जो था वो हिंदू से था, और हिंदू के करंट अफेयर हमें एनवायरनमेंट से मिल रहे हैं। और एनवायरनमेंट से अगर हिंदू करंट अफेयर कवर कर रहा है ये वाला, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो सेना स्पेक्टेबिलिस ये एक और हमारा करंट अफेयर था जो हमने आज के करंट अफेयर्स में पढ़े हैं। अब आज जो हमने करंट अफेयर्स पढ़े वो हमने पढ़ा सेना स्पेक्टेबिलिस। अभी हमें आंसर्स सॉल्व करना है, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है। आप अभी रेडी हो जाइए अपने MCQs सॉल्व करने के लिए। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में अपने MCQs के आंसर लिखना है। सेना स्पेक्टेबिलिस हमारा जो आखिरी करंट अफेयर हमने पढ़ा वो था, वानुअटू करके था। उसके अलावा हमने टैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पढ़ा। हमने टैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा अनचेक्ड अर्बन एक्सपांशन पढ़ा। इतना ही नहीं तो हम और आगे गए और पहले जब आए तो हमने अभय मुद्रा भी पढ़ी। तो इतने सारे करंट अफेयर्स हमने कवर किए। चलिए अब देखते हैं आज के MCQs जो है वो अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, ऐसे फीलिंग के साथ सॉल्व कीजिएगा जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। इतने सीरियसली सॉल्व करना है जैसे एग्ज़ाम के वक्त करते हो, वही आदत हमें पहले से डालना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, कौन सा है? कमेंट में आपके आंसर जल्दी जल्दी आ जाने चाहिए। पहला क्वेश्चन है, वनुआटू आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज़ लोकेटेड इन। पहला ऑप्शन ए ब्लैक सी, ऑप्शन बी कैस्पियन सी, ऑप्शन सी इंडियन ओशन, ऑप्शन डी पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो कहाँ पे है ये आपको बताना है।
दूसरा सेना स्पेक्टिबिलिस जो है, रिसेंटली जो न्यूज़ में देखने मिला है, सेना स्पेक्टिबिलिस अभी आपने पढ़ा, वो सेना स्पेक्टिबिलिस कहाँ पे देखने मिलता है ये आपको बताना है। ए है हॉर्न फ्रॉग, वो है क्या, ठीक है। दूसरा है वो एक इन्वेजिव प्लांट है। सी वो एक रेयर डिजीज़ है। और डी वो एक स्पाइडर है। आपको ये बताना है कि वो क्या है। उसके बाद अगला जो हमें करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन देखने मिल रहा है वो है टैले वैली जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको लेके। तो ये आपको देखना है जो रिसेंटली न्यूज़ में देखने मिला वो कहाँ पे है। पहला है वो मेघालय में है, ए। बी आपको देखने मिल रहा है वो अरुणाचल प्रदेश में है। सी वो असम में है। और डी वो त्रिपुरा में है। जो भी आपको आंसर सही लग रहे हैं उसको आपको लिखना है और सही आंसर सीरियसली सॉल्व करना है। तो ये थे आज के 5 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स। कल के करंट अफेयर्स में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, जय हिंद।